हाँ, तो आज हम सभी 10वीं कक्षा की संधि प्रकरण के का जो विसर्ग संधि है उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में 4 नंबर का आता है। विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का उ होता है, विसर्ग का रु होता है, विसर्ग का लोप होता है और विसर्ग के स्थान पर स, श, स ये तीनों आदेश हो जाते हैं। वो हम सभी किस में पढ़ेंगे? विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर कुछ ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना होता है? सय करना होता है। कभी हमें विसर्ग के स्थान पर रै करना होता है और कभी उसका उ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम सभी सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जैसे आपके सामने एक बार मैं किताब वो देख रहा हूँ। हाँ, इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपके आपके सामने बुक अभी मैं देता हूँ। एक मिनट। एक मिनट रुकना प्लीजर। ये रही बुक। ये आपके सामने अभी बुक ओपन हो रही है। हाँ, अब देखिएगा, ये स्पंदना पुस्तक है जिसमें हम संधि प्रकरण पढ़ना प्रारंभ कर रहे थे। तो संधि का सबसे पहले संधि ये रही, पेज नंबर 25 पर है। पार्ट 3 है ना संधि। समास हो गई। हाँ, ये हो गई संधि। ठीक है, चलो सबसे पहले आज हम विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम के बाद में हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो विसर्ग संधि का वास्तविक प्रारंभ होता है यहाँ से। सबसे पहले होता है इसमें सत्व संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें विसर्ग के स्थान पर स, श, स ये तीनों पूछा है, तो हम पूरी संधि पढ़ लेते हैं। चलो, विसर्ग संधि में आप देखो, सबसे पहले ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अंश है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा सह विसर्ग संधि इति कथ्यते। इसका अर्थ होता है, जब भी विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि का विषय अर्थ क्या होता है? जहां पे दो शब्दों को जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग किसको बोलते हैं? दो बिंदु को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोला जाता है। तो उस विसर्ग की जगह आप कोई भी चेंज करो, या तो विसर्ग को हटा करके उसकी जगह स करो, या उ करो, या ओ करो। जितने चेंजेज होते हैं विसर्ग के, उसको क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहला विसर्ग का काम क्या होता है? सत्व होता है। क्या होता है? सत्व संधि। सत्व संधि का अर्थ होता है कि हमें कुछ ऐसी जगहों पर विसर्ग को हटा करके हमें स करना होता है। स मतलब दंत्य स करना होता है। विसर्गस्य स्थाने सकारो भवति, अर्थात विसर्ग की जगह सकार हो जाता है खरी परे रहते। ये ध्यान रखो, वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, स, श, स, ये यदि हो तो आपको क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर आपको स करना है। दंत्य स अर्थात तीसरा स आपको करना है। कहां कहां करना है? एक बार वापस देख लो। यदि विसर्ग के बाद में, ये तीनों विसर्ग है ना, विष्णु के बाद में विसर्ग लिखा हुआ है, राम के बाद में विसर्ग लिखा हुआ है, धनु के बाद में विसर्ग लिखा हुआ है। इन तीनों विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए? वर्ग का या तो पहला वर्ण आ रहा हो, या वर्ग का दूसरा वर्ण आ रहा है, या वहां पे स, श, स, इन सभी में से कोई सा भी वर्ण विसर्ग के बाद हो तो आपको क्या करना है? वहां पे विसर्ग का स करना है।
चलो देखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल है विष्णु प्लस त्राता। विसर्ग के बाद में त्राता है, त्राता में तय है, क्या है, तय। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, तय तय वर्ग का पहला वर्ण है ना, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इस विसर्ग की जगह यहां पे स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स। तो क्या बनेगा, विष्णुस्त्राता। क्या बनेगा, विष्णुस्त्राता। इसी प्रकार रामः प्लस च, यहां पे विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद में च है। ये जो च है वो वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वर्ग का प्रथम वर्ण च है ना, च छ ज झ ञ। तो च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, च है। इसलिए यहां पे क्या हो गया, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। तो क्या बन गया, रामश्च बन गया। क्या बना, रामश्च बन गया। इसी प्रकार धनुः प्लस टंकार। अब इसमें यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ट। अब ट है वो क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह श, मूर्धन्य श हो जाएगा। तो क्या बनेगा, धनुष टंकार है बन जाएगा। इसी प्रकार विसर्ग के बाद में छ है, तो छ किस में आता है, वर्ग का दूसरा वर्ण है। वर्ग का कौन सा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या बनेगा, निश्चलः बन जाएगा। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखना, इन चारों उदाहरणों में भले ही विष्णु प्लस त्राता हो, रामः प्लस च हो, धनुः प्लस टंकार हो, या निह प्लस छल हो, इन सभी में विसर्ग की जगह स हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में या तो वर्ग का पहला, दूसरा और स, श, स ये तीसरा वर्ण आ जाए तो ये इतने आदेश हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने सबसे जो पहली जो इसकी संधि है वो हमने कौन सी पढ़ी, सत्व संधि पढ़ी। कहां पर विसर्ग का स होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिएगा दूसरा रूल है इसका। दूसरा रूल क्या है, विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन विसर्गादेशो भवति शरी परे। एक अच्छा सा नियम है, ये क्या कह रहा है कि विसर्ग की जगह विसर्ग ही करना है। विसर्ग है ना, उसकी जगह आपको दो बिंदु है ना, उसकी जगह आपको विसर्ग ही करना है विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन। एक जगह तो आपको विसर्ग की जगह विसर्ग करना है, दूसरी जगह आपको विसर्ग की जगह आप स कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पर एक इसका एक शर्त यह रख रखा है कि उस विसर्ग के बाद में स, श, स ये तीनों वहां पे वर्ण आ जाए, तो वहां पे एक जगह तो विसर्ग का विसर्ग कर दो, एक जगह विसर्ग का वहां पर सत्व हो जाएगा। ये नियम वहां पे कह रहा है। अब देखो आप, जैसे हरि ही प्लस शेते है, अब यहाँ पे विसर्ग के बाद में ये जो स है, ये स, श, स ये तीनों में आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा, इसके दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। पहला रूप तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। क्या बनेगा, हरि ही शेते ऐसा बन जाएगा। समझ में आज आ गया। उसके बाद में यहाँ पे श है ना, इसलिए दो रूप बनेंगे। पहला रूप तो हरि शेते बन गया, दूसरा रूप में विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हरिष्यते। समझ में आ गया ना। आपको ध्यान इतना रखना है, विसर्ग के बाद में स, श, स आ जाए, है ना, ये तीनों वर्ण आ जाए, तो आपको एक जगह तो रूप सिद्धि बनानी है विसर्ग लगा करके, दूसरी जगह आपको विसर्ग का स करके आपको बनाना है। इसी प्रकार निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह में विसर्ग के बाद में स है। क्या है, विसर्ग के बाद में स है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, निस्संदेह बन गया और निहि संदेह भी बन गया। दोनों रूप सही होंगे। आप यदि आपकी परीक्षा में निहि प्लस संदेह ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या लिखोगे, वहां पर निहि संदेह भी लिखोगे, निस्संदेह भी लिखोगे, दोनों रूप वहां पे सही होंगे। क्योंकि दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है, विसर्ग के बाद में स, श, स यदि आ जाए तो एक रूप बनेगा विसर्ग के सहित, एक बनेगा स के सहित। ठीक है। इसी प्रकार नृपः षष्ठः में क्या बनेगा, विसर्ग के बाद में यहाँ पे श आ गया। क्या आ गया, विसर्ग के बाद में श आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी इसमें तीनों में से वर्ण आ गया, इसलिए एक तो बनेगा नृपः षष्ठ है, एक बन जाएगा यहाँ पे विसर्ग की जगह श ही बन जाएगा। इस प्रकार से हमने दो नियम पढ़े। पहला नियम क्या पढ़ा? विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और उसके बाद में क्या आना चाहिए? स, श, स आ जाए तो विसर्ग का स कर दो। ठीक है। उसके बाद में दूसरा नियम हमने यह पढ़ा, यदि विसर्ग के बाद में स, श, स आ जाए तो एक तो रूप बनेगा विसर्गो लगा करके, एक रूप बनेगा स को लगा करके। आपके समझ में आ रहा है? ये तीनों आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखो, विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है उसका नाम है उत्व संधि। क्या नाम है उसका? उत्व संधि। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, यह नियम क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ह्रस्व अकारात उत्तरस्य रोह उकारादेशो भवति ह्रस्व अकारे परे। यह कहता है इधर ए रहे, इधर ए रहे और बीच में विसर्ग रहे तो हमें क्या करना है? ओ की मात्रा लगा करके वहां पे अवग्रह वाला चिन्ह कर देना है। आपको बता दूं, जैसे कह प्लस अपी है, यहाँ पे इधर कै में ए है और अपी का ए है, कै में ए और अपी का ए, इधर भी ए और उधर भी ए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का क्या होगा? ओ होगा। तो कै के ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? को बनेगा। क्या बनेगा? को। और उसके बाद में ये अवग्रह वाला एस वाला चिन्ह लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोपी बन जाएगा। इसी प्रकार रामः प्लस एवदत में इधर भी ए और इधर भी ए, बीच में क्या है? विसर्ग। दोनों जगह ए होने के कारण मैं की यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या बनेगा? रामो। और उसके बाद में ये अवदत, इसका ए का ये जो ए है ना, ए, इस ए को हटा करके हम क्या लिख देंगे? ये अवग्रह वाला चिन्ह लिख देंगे। ए को नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? ए की जगह ये अवग्रह वाला चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार रामः प्लस अयम में में ए है और अयम का ए है, दोनों जगह इधर भी ए और इधर भी ए। यहाँ का जो विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे तो क्या बनेगा? रामो। और ये जो ए है ना, इसके जगह हम अवग्रह वाला चिन्ह कर देंगे, क्या बनेगा? रामोयम बन जाएगा। ये हमने तीसरा नियम पढ़ा। विसर्ग संधि के हम 3 नियम पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया आपके? अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद में एक और नियम आता है उत्व संधि। उत्व संधि का दूसरा नियम आता है, ये एक अलग बात कहता है। ये क्या बात बोलता है कि पहले उत्व संधि के नियम में इधर ए रहे और उधर भी ए रहे, बीच में विसर्ग था। उत्व संधि में क्या, इसमें हशीचे वाले में क्या बोलता है? ह्रस्व अकारात उत्तरस्य, ह्रस्व ए के बाद में रै का ऊ हो जाएगा यदि वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा या ह य व र ल ये वर्ण रहे तो। सीधा सा नियम यही है, इधर ए रहे प्लस के उधर ए के बाद में विसर्ग रहे, विसर्ग के बाद में वहां पे क्या आ जाए? यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या है य व र ल रहे तो वहां पे हमें क्या करना? उसका ओ कर देना है। एग्जाम्पल देखिएगा, शिव प्लस वंद्य है, वह में ए है, ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में वह क्या है? वह है। ये वह किस में आता है? य र ल वह में आता है। आप देखते रहो, ये जितने भी वर्ण है सब में ए है, देख लो चाहे, सब में ए है ना? ठीक है, सब में ए है। उस ए के बाद में विसर्ग है, सब में विसर्ग है, ठीक है। उसके बाद में ये वह है, ये ल रे न ज भ है द, ये सब के सब या तो वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, या वर्ग का चौथा वर्ण होगा, या वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, या है य व र ल, ये सभी होंगे। तो हमें क्या करना है? विसर्ग को क्या बना देना? ओ बना देना। जैसे शिव है प्लस वंद्य है, क्या बनेगा? शिवो वंद्य है। राम है हसती, क्या बनेगा? रामो हसती। बाल है याति, क्या बनेगा? बालो याति। इस प्रकार से हम इन सभी को बना सकते हैं। अब देखिएगा, आज हम एक चौथा नियम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि का। ये क्या बोलता है? यह कहता है कि ई इच 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 का मतलब होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो,
इचः परस्य विसर्गस्य अशि परे रेफ आदेशो भवति। चौथे नियम में क्या होता है, विसर्ग का रे करना है। क्या करना है, विसर्ग का रे। देखो, एक जगह हम विसर्ग का ओ कर रहे थे, एक जगह हम विसर्ग का स कर रहे थे। एक ऐसी भी कंडीशन थी जिसमें हम विसर्ग का विसर्ग कर रहे थे और उसके बाद में उसके अल्टरनेटिव में विसर्ग का हम स कर रहे थे। ये जो चौथा नियम है, ये क्या बोलता है कि विसर्ग की जगह आपको रे करना है। क्या करना है, आपको विसर्ग की जगह रे करना है। कहां कहां करना है, उसकी शर्त क्या है, देखिएगा। ये क्या बोलता है कि इचो अशी अर्थात इच है परस्य। इच का मतलब आप लिख लो ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये इच प्रत्याहार में आते हैं। आप लिख लेना वापस, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये क्या होने चाहिए, विसर्ग के बाद में होने चाहिए। इचः परस्य, क्षम्यतां, मैं वापस आपको बता रहा हूं, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, इनके बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग आ जाए। समझ में आ गया। उसके बाद में अशी परे। अशी, यहां पे अश का मतलब क्या है, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र। उसके बाद में, ये आपको मैं पूरे बता दूंगा अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, विसर्ग का हमें र आदेश करना है। कहां कहां करना है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार में वर्ड में आपको बता देता हूं, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये एक एक बात तो आप ध्यान रखना कि ये सूत्र क्या करता है, विसर्ग के स्थान पर रह करता है। कहाँ कहाँ करता है वो थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो, सबसे पहला तो क्या है कि इधर क्या होना चाहिए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ होना चाहिए। देख लो, इधर ई है, उ है, आई है, उ है, आई है। तो देखो, इन सभी के अंत में क्या होना चाहिए, इच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो इच प्रत्याहार के बाद में विसर्ग होना चाहिए। देखो, ये रहा बाद में विसर्ग, ये रहा। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या बोलता है ये, इच के बाद में विसर्ग का क्या करना है, रे करना है, अश प्रत्याहार परे रहते। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एक बार मैं आपको वर्ड में ले जा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, आपके सामने वर्ड में मैं बता देता हूं कौन कौन सी क्या क्या कंडीशन होती है। देखो, या तो आ जाए ई, दो स्थिति होती है ना, ई आ जाए, ऊ आ जाए, या फिर आपके जैसे री आ जाए, जैसे री आ जाए, एक मिनट, इसमें री है ना, ई, ऊ, उसके बाद में री किधर गया, एक मिनट आप थोड़ा वेट करना। री, री के बाद में जैसे लरी आ जाए, इस प्रत्याहार में लरी भी आता है। उसके बाद में ए आ जाए, उसके बाद में ओ आ जाए, उसके बाद में आई आ जाए, उसके बाद में ए आई, उसके बाद में ओ आ जाए, ये इतने वर्ण आते हैं। किस में आते हैं, इच प्रत्याहार में ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ इतने वर्ण आते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। और विसर्ग के बाद में कौन कौन से वर्ण, अश प्रत्याहार मतलब ए आ जाए, या तो मैं आपको बता रहा हूं, ए, उसके बाद में ई। अब अश प्रत्याहार में इतने वर्ण तो आने ही है। जैसे
ए ई उ री ली ए ओ आई औ, यहाँ पे औ लिख लो आप, यहाँ पर भी आप औ लिख लो। उसके बाद में जैसे है आ जाए, उसके बाद में यह आ जाए, उसके बाद में व, र, ल, उसके बाद में जैसे ये आ सकता है, ये, म, उसके बाद में ग, उसके बाद में ण, उसके बाद में झ, उसके बाद में भ, ढ, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, क, प आ गया, स, क, फ, अश प्रत्यार। जब घट 10, जब घट 10, 1 मिनट आप बताना। चलो, देखो आपको मैं वापस नियम बता देता हूं। ये जो चौथा नियम है वो क्या बोल रहा है कि ई उ री ली ए ओ आई औ, ठीक है, इतने वर्ण आ जाए। इन वर्णों के बाद में यदि विसर्ग आता है, क्या आता है, विसर्ग आता है, ठीक है। और विसर्ग के बाद में ए ई उ री ली ए ओ आई औ है य व र ल, इतने वर्ण आ जाए, तो आपको क्या करना है, ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग, इस विसर्ग की जगह आपको क्या लिखना है, विसर्ग की जगह आपको क्या करना है, रे करना है। क्या करना आपको, रे करना है। आपके समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम वापस चलते हैं अपनी पुस्तक में। ये रही आपकी किताब है ना, वो जो वर्ण बताए थे वो आप एक बार याद कर लेना। ये वही बात कहता है, विसर्ग के, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई उ री ली ए ओ आई औ होना चाहिए विसर्ग के पहले। उसके बाद विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में कौन से वर्ण, ऐसे लगाकर वो बताए थे ना मैंने पूरे लास्ट वाले, तो वो यदि वर्ण है तो वहां पे क्या करना है, विसर्ग का क्या करना है, हमें रह करना है। यदि आपने वो लिख लिए होंगे तो आप एक बार चेक करके बताओ। देखो, ये जो मुनि का जो ई है वो इच में आता है या नहीं आता है, आता है इच में। उसके बाद में ये जो ई है वो ई भी किस में आता है, उसमें आता है या नहीं आता है, मुनि ही प्लस इति। इसको आप एक बार मैं आपको उसमें देख करके बता देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपका है ये मुनि प्लस इति, जैसे मुनि प्लस इति है, आपको दिख रहा है ना। हाँ, अब देखिएगा, जैसे मुनि, मुनि ही प्लस इति ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये ई है, ये जो ई है वो कहाँ है, ये ई, ये रहा ई। समझ में आ गया, ठीक है। विसर्ग के ई के बाद में विसर्ग ये रहा, ये पड़ा विसर्ग, ठीक है। और इस विसर्ग के बाद में ये क्या रहा, ई रहा। समझ में आ गया। तो पहला तो इन सभी वर्णों में से पहला वर्ण रहेगा, ये देखो ये रहा ई, मुनि में ई है वो है। उसके बाद में विसर्ग है, ये रहा विसर्ग, ये पड़ा विसर्ग। उसके बाद में ए ई उ री ली के अंदर क्या है, ये रहा ई। इसलिए क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का रह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मुनि, मुनि रीति बन जाएगा।
इस प्रकार आप बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसके आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनमें आपको ऐसा पता लगेगा कि किनमें कौन कौन सा यहाँ पे वर्ण है। इसी प्रकार देखो, भानु प्लस असौ, तो विसर्ग का क्या कर दिया, रे कर दिया, क्या बना, भानु रसौ बन गया। ठीक है। उसके बाद में तई ही आगतम, यहाँ पे ऐ है, ऐ के बाद में क्या है, विसर्ग है, उसके बाद में क्या है, आगतम का आ है। तो यहाँ पे ऐ है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में आ है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो गया, रे हो गया। क्या हो गया, रे हो गया। तो क्या बनेगा, तई रे में आ मिल गया, विसर्ग का तो हमने आधा रे कर दिया ना, तो क्या बना, तई रागतम बन गया। इसी प्रकार धेनु गच्छति है, तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग का क्या करेंगे हम, रे करेंगे। क्या करेंगे, रे। तो ये रे ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, धेनुर गच्छति। इसी प्रकार एतई ही बक्षितम, एक मिनट रुकिए,